हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूपीएससी डिकोड। हम लोग अभी स्पेक्ट्रम का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, जिसके अंतर्गत हम लोग बंगाल कॉन्क्वेस्ट को देख चुके हैं और हम लोग दो एंग्लो मैसूर वार भी कवर कर चुके हैं। द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार वाज फॉट बिटवीन 1767 टू 1769 एंड द सेकेंड वन वाज 1780 to 84। अब इसका अगर मैं क्विक रिकैप देता हूं आपको, तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार का टाइम पीरियड था 1767 से 1769। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार की। मैं आपको रिकैप दे रहा हूं। तो हु वाज इन पावर? मैसूर में हैदर अली एक पावरफुल रूलर के रूप में इमर्ज हो चुका था। वार का मेन रीजन क्या था? वैसे जो ट्रिगरिंग पॉइंट था वो था नवाब ऑफ आर्कोट से हैदर अली का टेरिटोरियल डिस्प्यूट। लेकिन ब्रिटिशर्स को हैदर अली की रैपिड मिलिट्री राइज और मैसूर की ग्रोइंग पावर से थ्रेट महसूस हो रहा था। इसलिए ब्रिटिशर्स ने मराठा और निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ मिलकर मैसूर के खिलाफ अलायंस बना लिया। हैदर अली ने स्मार्ट डिप्लोमेसी यूज किया। पहले मराठास को अलग किया, फिर निजाम को ब्रिटिशर्स से तोड़ दिया और अपनी तरफ मिला लिया। फाइनली हैदर अली मद्रास तक पहुंच गया, जिससे ब्रिटिशर्स पैनिक हो गए। रिजल्ट क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ मद्रास कब? 1769 में। ट्रीटी इक्वल टर्म्स पे साइन हुई। ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया कि अगर फ्यूचर में मैसूर पर कोई भी अटैक करता है तो वो हैदर अली का हेल्प करेंगे। क्लियर? फिर सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 1780 to 84। तो इसका बैकग्राउंड ये था कि ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी ऑफ मद्रास के तहत प्रॉमिस जो किया था उसको तोड़ दिया। 1771 में जब मराठास ने मैसूर पर अटैक किया तो अंग्रेजों ने हैदर अली की मदद नहीं की। इससे हैदर अली का अंग्रेजों पर से भरोसा कंप्लीटली उठ गया। फिर यहाँ पे ग्लोबल फैक्टर्स भी हमने देखे। अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1775 to 1783। इस दौरान फ्रेंच और ब्रिटिश एनिमीज बन गए। एनिमीज तो वो पहले से ही थे। फ्रेंच ने इंडिया में हैदर अली को सपोर्ट देना शुरू कर दिया, स्पेशली थ्रू माहे पोर्ट। ये भी काफी डिटेल में मैंने आपको बताया था। ब्रिटिशर्स ने माहे पोर्ट पर अटैक करके फ्रेंच सप्लाईज को रोक दिया। ये हैदर अली के लिए एक डायरेक्ट प्रोवोकेशन हुआ। फिर कोर्स ऑफ वार पे अगर चर्चा करते हैं तो हैदर अली ने कर्नाटक पर सरप्राइज अटैक किया। बैटल ऑफ पोल्लीलूर हुआ 1780 में। ब्रिटिशर्स का वन ऑफ द वर्स्ट डिफीट में से एक था। फिर ब्रिटिशर्स कम बैक करते हैं आयरकुट के नेतृत्व में। फिर बैटल ऑफ पोर्टोनो होता है 1781 में, जिसमें ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। फिर वॉर को टीपू सुल्तान कंटिन्यू करता है। फिर 1784 में जाकर होता है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। फाइनली दोनों साइड जो थी वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुआ, स्टेटस को एंटेबेलम हुआ, टेरिटोरीज वापस दी गई, प्रिजनर्स को रिलीज किया गया। तो ये लास्ट ट्रीटी थी जो अंग्रेजों ने किसी इंडियन पावर के साथ इक्वल टर्म पर साइन किया था। तो ये रिकैप इंपॉर्टेंट था बिकॉज फर्स्ट वार ने ब्रिटिशर्स की वीकनेस को एक्सपोज किया। सेकेंड वार ने टीपू सुल्तान के राइज का स्टेज सेट किया। तो ब्रिटिशर्स और मैसूर का जो कॉन्फ्लिक्ट था अब पर्सनल और परमानेंट हो चुका था। अब अंग्रेज पूरी प्लानिंग के साथ आए और टीपू सुल्तान भी अपनी सॉवरेनिटी के लिए रेडी हो गया था। क्लियर? तो इसी बैकग्राउंड के साथ अब हम लोग एंटर करते हैं थर्ड और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जहां ब्रिटिशर्स ने टीपू सुल्तान को एलिमिनेट करने का फाइनल ब्लूप्रिंट बनाया। क्लियर? तो अब हम लोग डिस्कशन करते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वार। और हमेशा की तरह पहले हम लोग देखेंगे बैकग्राउंड कि आखिरकार कोई भी वार हो रहा है, जैसे थर्ड एंग्लो मैसूर वार जब होने वाला है तो इसका बैकग्राउंड क्या है। तो यहाँ पे हर चीज को मैं आपको डिटेल में समझाता। इसके बाद लेक्चर देखने के बाद आप स्पेक्ट्रम रीड करोगे तो कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ नहीं आए। क्लियर? तो आखिरकार जंग शुरू कैसे होती है? ट्रेवेनकोर एक जगह का नाम है। साउथ इंडिया में एक प्लेस है ट्रेवेनकोर। ठीक है? तो ट्रेवेनकोर डिस्प्यूट आता है यहाँ पे, और ट्रेवेनकोर जो है यही ट्रिगरिंग पॉइंट बनता है, इमीडिएट ट्रिगर यही बनता है। तो ट्रेवेनकोर ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी से 2 फोर्ट खरीदे। क्लियर? ट्रेवेनकोर स्टेट ने डच लोगों से जलकोट्टल और कैनानोर, जिसे हिंदी में कन्नूर बोलते हैं, तो जलकोट्टल और कन्नूर नाम के 2 फोर्ट्स खरीद लिए। प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे? तो ये जो फोर्ट थे वे कोचीन स्टेट में थे, और कोचीन स्टेट टीपू सुल्तान की फ्यूडेटरी थी। फ्यूडेटरी का मतलब हो गया कि टीपू सुल्तान के अंतर्गत ये आती थी।
तो ये जलकोटर और कैनानूर कहाँ थे? कोचीन में। कोचीन किसके अंतर्गत आता था? तो टीपू सुल्तान का फ्यूडेटरी था, यानी उसके अंतर्गत था। तो अब ऑब्वियस सी बात है, टीपू इस पर रिएक्शन देगा। टीपू ने इस डील को अपने सॉवरन राइट्स का वायलेशन माना, यानी टीपू ने ये बोला कि ये मेरे राइट्स का वायलेशन है। उसके हिसाब से ट्रेवनकोर को टीपू सुल्तान की परमिशन लेनी चाहिए थी, ठीक है, उसके बाद इस फोर्ट को खरीदना चाहिए था। तो अप्रैल 1790 में टीपू सुल्तान ने वॉर डिक्लेयर कर दिया। क्लियर? टीपू सुल्तान ने ट्रेवनकोर के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे क्या रोल आता है? अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स एंट्री करते हैं, क्योंकि आपको ही पता है जैसे इंडिया में कोई भी डिस्प्यूट हो रहा था, ब्रिटिशर्स मौका खोज रही थी कैसे उस डिस्प्यूट में अपने आप को एंटर करे वो। तो अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स करते हैं एंट्री। ट्रेवनकोर का ब्रिटिशर्स से अलायंस था। ट्रेवनकोर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एलाई था, उसका दोस्त था। अब ब्रिटिशर्स को बहाना मिल गया। ब्रिटिशर्स पहले से ही टीपू सुल्तान को खत्म करना चाहते थे, उनको ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल गई। अंग्रेजों ने ट्रेवनकोर का साइड लिया और अंग्रेज ऑफिशियली टीपू सुल्तान के खिलाफ हो गए। क्लियर? तो बैकग्राउंड आपको क्लियर होगा कि ट्रेवनकोर ने जलकोट्टल और कैनानोर नाम का 2 फोर्ट खरीदा डच ईस्ट इंडिया कंपनी से। टीपू सुल्तान ने बोला कि ये मेरे सॉवरेनिटी का वायलेशन है कि ट्रेवनकोर ने मुझसे नहीं पूछा। फिर ट्रेवनकोर के खिलाफ टीपू सुल्तान ने अप्रैल 1790 में वॉर डिक्लेयर कर दिया। ट्रेवनकोर चूंकि अंग्रेजों का एलाई था, ब्रिटिशर्स का एलाई था, तो ब्रिटिशर्स जो थे वो ट्रेवनकोर के सपोर्ट से टीपू सुल्तान के खिलाफ हो गए। क्लियर? अब देखो, अब कोर्स ऑफ वॉर हम लोग देखते हैं हमेशा की तरह। तो टीपू सुल्तान को स्टार्टिंग में सक्सेस मिला। टीपू डिफीट्स ब्रिटिश फोर्सेस अंडर जनरल मीडो। जनरल मीडो को टीपू सुल्तान ने हराया, उसके आर्मी को डिफीट कर दिया। टीपू ने अपनी टेरिटोरीज को स्ट्रांगली डिफेंड किया। अब देखो यहाँ पे समय है, देखो 1790 से 92, ये थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का टाइम पीरियड है। इसी समय गवर्नर जनरल बनता है यहाँ पे 1786 से 93 तक। गवर्नर जनरल कौन था? तो कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस एक काफी योग्य लीडर था। तो कॉर्नवालिस जो है वो ब्रिटिश कमांड को लेता है। मार्च 1791 में ब्रिटिश ने टीपू के स्ट्रेटेजिक सिटी बेंगलोर पे कब्जा कर लिया। किसने? कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस ने 1791 में लीडरशिप संभाली। वैसे वो गवर्नर जनरल बन गया था 1786 में, लेकिन थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में वो एंट्री करता है 1791 में। क्लियर? तो कॉर्नवालिस ने लीडरशिप संभाली। उसने बड़ी आर्मी लेकर अंबूर और वेल्लोर से होते हुए बेंगलोर तक मार्च किया और मार्च 1791 में उसने बेंगलोर पे कब्जा कर लिया। और जो बेंगलोर था वो टीपू का एक स्ट्रेटेजिक सिटी था। ठीक है? फिर यहां से बेंगलोर को कैप्चर करने के बाद जो टीपू सुल्तान का कैपिटल था सेरिंगपट्टनम, उस तरफ वो बढ़ने लगा। कौन? तो कॉर्नवालिस। क्लियर? फिर अंग्रेजों ने कोयम्बटूर टाउन पे कब्जा कर लिया। क्लियर? देखो यहाँ पे मैंने बताया कि बेंगलोर को कब्जा किया मार्च 1791 में। फिर वो टीपू के कैपिटल की तरफ मार्च करने लगा सेरिंगपट्टनम। फिर कोयम्बटूर को उसने कैप्चर कर लिया, लेकिन टीपू ने हिम्मत नहीं हारी और कुछ टाइम बाद उसने कोयम्बटूर को वापस जीत लिया। क्लियर? तो देखो अब फिर से मैं आपको रिकैप कर देता हूं, सारी चीजें मैं फिर से बता देता हूं कि 1790 में ट्रेवनकोर जो था, ट्रेवनकोर ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी से जलकोट्टल और कैनानूर नाम की फैक्ट्री खरीदी। फिर टीपू जो और ये जो जलकोट्टल और कन्नूर थे, ये टीपू सुल्तान के जो फ्यूडिटरी थी कोचीन के अंतर्गत आते थे। तो टीपू सुल्तान ने अपनी सॉवरेनिटी का इसको वायलेशन समझा और उसने ये बोला कि ये मेरे राइट्स का वायलेशन है। तो उसने ट्रेवनकोर के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया अप्रैल 1790 में। अब ट्रेवनकोर का दोस्त कौन था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेवनकोर का साथ दिया और टीपू सुल्तान के खिलाफ हो गया, क्योंकि टीपू सुल्तान को वो खत्म करना चाहते थे, मैसूर पे कब्जा करना चाहते थे। अब यहां से वॉर स्टार्ट होता है। 1790 में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशर्स की फोर्स को बुरी तरीके से डिफीट कर दिया। जनरल मीडो था उस समय कमांडर उनका। फिर 1791 में कॉर्नवालिस जो है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में रोल में आता है और वो बेंगलोर पे कब्जा कर लेता है मार्च 1791 में अंबूर वेल्लोर से होते हुए। फिर उसके बाद वो टीपू सुल्तान को जो कैपिटल था सेरिंगपट्टनम, उस तरफ आगे बढ़ता है, कोयम्बटूर पे कब्जा कर लेता है आगे चल के। लेकिन कोयम्बटूर बाद में टीपू सुल्तान वापस भी ले लेता है। अब देखो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से।
अब यहाँ पे फिर से टीपू सुल्तान के खिलाफ अलायंस फॉर्म होती है। ब्रिटिशर्स ने स्मार्ट डिप्लोमेसी दिखाई। कॉर्नवालिस ने मराठा और हैदराबाद के निजाम को अपनी साइड मिला लिया। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था इसमें चार मेजर प्लेयर थे। एक तो आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मिलेगी, दूसरा निजाम ऑफ हैदराबाद मिलेगा, तीसरा मराठा मिलेंगे और चौथा मैसूर मिलेगा आपको, जिसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान मिलेंगे। तो फिर से यहाँ पे अलायंस बनती है, ट्रिपल अलायंस फॉर्म होती है। ब्रिटिश, मराठा कॉन्फेडरेसी और निजाम ऑफ हैदराबाद, ये सब एक तरफ हो जाते हैं और सेरिंगपट्टनम पर ये लोग दोबारा अटैक करते हैं। इस पावरफुल अलायंस ने टीपू की कैपिटल सेरिंगपट्टनम पर दूसरी बार अटैक किया। टीपू ने बहुत ब्रेव रेसिस्टेंस दिखाया, लेकिन 3 पावरफुल एनिमीज के अगेंस्ट अकेले लड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। क्लियर? तो इस कारण से टीपू ने फिर बाद में सरेंडर कर दिया। बहुत स्ट्रांगली लड़ा लेकिन बाद में उसे सरेंडर करना पड़ा। फिर होती है 1792 में ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। ठीक है, टीपू को फाइनली सरेंडर करना पड़ा और उसे बहुत हार्श कंडीशन एक्सेप्ट करनी पड़ी। तभी मैंने बोला था कि ट्रीटी ऑफ मैंगलोर लास्ट ट्रीटी थी जहां पे अंग्रेजों ने किसी भारतीय रूलर के साथ इक्वल टर्म्स पे साइन किए थे। अब देखना यहाँ पे आपको कैसे कैसे टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिलेंगे। टीपू सुल्तान का टेरिटोरियल लॉस हुआ, यानी जमीन का नुकसान हुआ। टीपू को अपनी आधी किंगडम खोनी पड़ी। जीतने वाले एलाइज ने मैसूर किंगडम को आपस में बांट लिया। अंग्रेजों को क्या मिला? अंग्रेजों को मिला 12 महल। देखो, अंग्रेजों को मिला 12 महल, डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट और मलाबार कोस्ट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट था ट्रेड के लिए। मलाबार कोस्ट ये वाला रीजन था, केरला साइड वाला, और तमिलनाडु वाले को कोरोमंडल तट बोलते हैं हम, कोरोमंडल कोस्ट। क्लियर? तो अब देखो, ब्रिटिशर्स को क्या मिला? 12 महल, डिंडीगुल और मालाबार। मराठास को क्या मिला? मराठास को मिला था तुंगभद्रा रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के सराउंडिंग एरियाज। अब तुंगभद्रा रिवर सुन के आपके दिमाग में आना चाहिए, जब मैं आपको विजयनगर एम्पायर का बेस दे रहा था तब मैंने बोला था कि विजयनगर एम्पायर का कैपिटल था हम्पी, और हम्पी जो था वो तुंगभद्रा रिवर के किनारे सिचुएटेड था। तो इसी तुंगभद्रा रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के जो सराउंडिंग एरियाज थे वो मराठास को मिले। निजाम ऑफ हैदराबाद को क्या मिला? कृष्णा रिवर से लेकर पेन्नार रिवर तक का एरिया। इस चीज को ध्यान में रखना। हैदराबाद के निजाम को क्या मिला? कृष्णा रिवर से पेन्नार रिवर तक का एरिया। यहां से सवाल बन सकता है प्री में। क्लियर? फिर फाइनेंशियल कंपनसेशन हुआ, पैसे का नुकसान। एक तो जमीन का नुकसान हुआ और दूसरा पैसे का नुकसान हुआ। देखो, वार इंडेमनिटी, टीपू को 3 करोड़ रुपए, दैट इज 30 मिलियन वार कंपनसेशन देना पड़ा। पेमेंट टर्म्स थे कि हाफ पेमेंट इमीडिएटली करो, यानी कि 1.5 करोड़ रुपीज आप अभी दो इंस्टेंट, और जो बच रहे हैं उसको, उन पैसों को आप इंस्टॉलमेंट में दो। यानी जमीन का नुकसान हुआ, पैसे का नुकसान हुआ, और देखो यहाँ पे इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी है। टीपू के 2 बेटों को होस्टेज बना लिया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों ने टीपू के 2 यंग सन्स को होस्टेज ले लिया ताकि वो बाकी के पैसे भी टाइम पे दे सके। इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी हुआ। ये टीपू सुल्तान के लिए इमोशनली बहुत ही ज्यादा पेनफुल था, और इस वार का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट भी हुआ। टीपू सुल्तान के लिए मैसिव टेरिटोरी लॉस हुआ, आधी किंगडम चली गई। फाइनेंशियल ड्रेन हुआ, 3 करोड़ रुपए का बोझ बना। पॉलिटिकल आइसोलेशन हुआ, नेबर से टीपू सुल्तान आइसोलेट हो गया। रिवेंज की फीलिंग, अंग्रेजों से बदला लेने की इच्छा उसकी एकदम जागृत हो गई। अंग्रेजों के लिए यह ह्यूज विक्ट्री थी। स्ट्रेटेजिक गेन्स हुए, स्ट्रॉन्गर पोजीशन बना। रीजनल इंपैक्ट देखो, मैसूर वीक हो गया। जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ था उसके इंपैक्ट में मैंने आपको बताया था कि हैदर अली जो था वो मैसूर को एकदम पीक पे उसने पहुंचा दिया अंग्रेजों को डिफीट करने के बाद। ठीक है, अंग्रेजों को लगभग डिफीट ही कर दिया था, लेकिन बाद में संदिग्ध स्टेटस को मेंटेन कर दिया गया। लेकिन अब मैसूर वीक हो गया, कभी वो, और वीक होने के बाद वो कभी भी इमर्ज नहीं हो पाया वापस। साउथ इंडिया पर ब्रिटिश कंट्रोल जो था वो सॉलिडिफाई हुआ और फाइनल वार का रास्ता भी क्लियर होगा। तो फाइनल एनालिसिस क्या है? थर्ड एंग्लो मैसूर वार ये दिखाता है कि एक अकेला रूलर चाहे कितना भी ब्रेव क्यों ना हो, मल्टीपल एनिमीज से नहीं जीत सकता। डिप्लोमेसी मिलिट्री सक्सेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी परफेक्ट तरीके से यहाँ पे यूज किया। ठीक है, तो ये वार बेसिकली टीपू सुल्तान के डाउनफॉल की बिगिनिंग थी। उसने बहुत ब्रेवरी से लड़ाई की, लेकिन स्ट्रेटेजिक मिस्टेक और पावरफुल एनिमीज के अगेंस्ट वो हार गया। ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम ने उसे फाइनेंशियली, टेरिटोरियली और इमोशनली कंप्लीटली एकदम ब्रेक कर दिया। क्लियर? तो अब यहां से हम लोग चलते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वार की तरफ। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप बुक रीडिंग करोगे तो आपको कोई भी ऐसा चीज नहीं होगा, कोई भी ऐसी लाइन नहीं होगी जो आपको क्लियर नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। इसका टाइम है 1799। अब देखो, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार का टाइम पीरियड 1767 से 1769, ट्रीटी ऑफ मद्रास। 1782-84 सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। 1792 थर्ड एंग्लो मैसूर वार, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। अब आता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799। क्लियर? अब इसका बैकग्राउंड देखो। तो अब यहां पे बैकग्राउंड हम लोग देखते हैं। टीपू सुल्तान रिकवरी स्ट्रेटजी में था। ट्रीटी के टर्म्स को उसने प्योरली फॉलो किया। टीपू सुल्तान ने ट्रीटी ऑफ जो सेरिंगपट्टनम हुआ था 1792 में, उसके सभी कंडीशन को उसने फॉलो किया। पैसे दिए, एरियाज सरेंडर किया, लेकिन बाद में उसने अपने बेटों को छुड़ाया। ठीक है, 1796 में जब वोडेयार डायनेस्टी, अब देखो यहाँ पे एक आता है 1796 में वोडेयार डायनेस्टी का जो रूलर था उसकी मृत्यु हो जाती है। टीपू ने उसके माइनर सन को थ्रोन पर नहीं बिठाया, बल्कि खुद को वो अब इस बार सुल्तान घोषित कर देता है। उसने ब्रिटिशर से अपनी हार का बदला लेने का फैसला कर लिया। अब यहाँ पे ब्रिटिशर साइड का क्या कॉन्सेप्ट है, तो टीपू सुल्तान का क्या कॉन्सेप्ट है ये मैंने आपको बता दिया कि टीपू सुल्तान ने ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किए। उसने वार इंडेमनिटी थी उसको फुलफिल किया, एरियाज को सरेंडर किया, अपने बेटों को होस्टेज के तौर पे दिया, बाद में उन्हें छुड़ाया भी। फिर 1796 में जब वोडेयार डायनेस्टी का रूलर की मृत्यु हो जाती है तो उसके माइनर सन को रूलर ना बनाकर वो अपने आप को सुल्तान घोषित कर लेता है। ये तो टीपू सुल्तान मैसूर का पक्ष हो गया। अब अंग्रेजों का क्या सीन चल रहा था इस समय, तो 1798 में एक नया गवर्नर जनरल बना। वो एक इंपीरियलिस्ट था, उसका नाम था वेलेजली। ठीक है, वेलेजली की क्या सोच थी, वेलेजली ये सोचता था कि ये तो या तो इंडियन रूलर्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दो, या फिर उन्हें सब्सिडियरी अलायंस में लाके कंट्रोल करो। अब सब्सिडियरी अलायंस क्या है, इस पे मैं अगला वीडियो बनाऊंगा काफी डिटेल में। क्लियर? बस अभी आप सब्सिडियरी अलायंस सिंपल समझो, आप बस अभी सब्सिडियरी अलायंस जानो। तो वेलेजली को टीपू की फ्रेंच से दोस्ती से बहुत डर था। मैंने स्टार्टिंग से ही बताया कि मैसूर जो था वो उसका फ्रेंच कनेक्शन था, तो वेलेजली को इस चीज से डर था। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि टीपू सुल्तान पर एलिगेशंस लगाए। देखो, ब्रिटिश चार्जेस अगेंस्ट टीपू सुल्तान, फ्रेंच कनेक्शन। तो इसने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने टीपू सुल्तान पर बहुत सारे आरोप लगाए। फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, फ्रेंच कनेक्शन, एंटी ब्रिटिश प्लॉट। ये क्या है, तो वो अरब, अफगानिस्तान, काबुल, जमनसा, इन सब से टीपू सुल्तान कांटेक्ट बना रहा था। वो फ्रांस से भी कनेक्शन कर रहा था, मॉरिशस हो गया। ठीक है, इन सारे एरियाज में अपने एमिसरी भेज रहा था। कौन? टीपू सुल्तान। यानी फॉरेन रिलेशन को वो मजबूत कर रहा था। वो निजाम और मराठा के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहा था, ऐसा ब्रिटिशर्स का कहना था। ठीक है, टीपू ने एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन वेलेजली को वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया। तो अब यहां से फिर से वार जो है वो बिगिन होता है। अप्रैल 1799 को वार जो है वो बिगिन होता है, स्टार्ट होता है और खत्म होता है आपको 4 मई 1799। लगभग 17 दिनों तक ये वार चला था। 3 सप्ताह के अंदर ही ये वार खत्म हो गया। क्लियर? टीपू जो था, टीपू की बुरी तरीके से हार हुई। टीपू जो था अपने किले की रक्षा करते हुए मारा गया, वो शहीद हो गया उस समय। यहाँ पे देखो बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशंस भी हुए थे।
जैसे यहाँ पे बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे जनरल स्टुअर्ट का नाम आपको देखने को मिलेगा, फिर जनरल हैरिस का नाम आपको देखने को मिलेगा, वेलेजली का नाम, आर्थर वेलेजली का नाम आपको देखने को मिलेगा। आर्थर वेलेजली बाद में वेलिंगटन का ड्यूक बनता है और इसी आर्थर वेलेजली ने नेपोलियन को हराया था। ठीक है, फिर अलाइज फिर से बनाए। मराठास ने क्या किया कि उन्हें टीपू की आधी टेरिटोरी का प्रॉमिस मिला। निजाम पहले से ही सब्सिडियरी अलायंस साइन कर चुका था, हैदराबाद पहले से ही सब्सिडियरी अलायंस साइन कर चुका था। अब क्या हुआ कि सेरिंगपट्टनम का फॉल होता है, जो कैपिटल सिटी थी उसका फाइनल सीज हो जाता है। ब्रिटिश फोर्सेस ने टीपू का जो कैपिटल था सेरिंगपट्टनम, उसको पूरी तरीके से घेर लिया। टीपू ने बहुत ब्रेवरी से डिफेंड किया, लेकिन टीपू सुल्तान बैटलफील्ड पे ही शहीद हो जाता है। कब? 1799। लेकिन उसने आखिरी सांस तक लड़ाई करी। तो टीपू सुल्तान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो जाता है। उसके सारे फैमिली मेंबर्स को वेल्लोर में जेल में डाल दिया गया। ब्रिटिशर्स ने टीपू सुल्तान के जो भी बचे खुचे खजाने थे उन सबको लूट लिया। अब ब्रिटिशर्स ने मैसूर की गद्दी पर वापस वोडेयार डायनेस्टी को बिठाया। एक माइनर बॉय को महाराजा बनाया गया और उसी छोटे से रूलर पर, माइनर रूलर पर, बच्चे शासक पर सब्सिडियरी अलायंस को थोप दिया गया। सब्सिडियरी अलायंस क्या है अगले वीडियो में काफी डिटेल में बताऊंगा। फिर टेरिटोरी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। ब्रिटिशर्स ने वही किया जो उन्होंने मराठा से वादा किया था, टीपू को टेरिटोरीज को वापस में बांटने का। ठीक है, तो अब यहां से क्या हुआ, इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ये है कि मैसूर पावर का पूरी तरीके से खात्मा हो जाता है। मैसूर कभी भी वापस प्रीवियस ग्लोरी हासिल नहीं कर पाया। साउथ इंडिया की लास्ट इंडिपेंडेंट पावर खत्म हो गई। साउथ इंडिया पर ब्रिटिशर्स का कंप्लीट कंट्रोल, कोई सीरियस चैलेंज नहीं बचा। ब्रेव सोल्जर के रूप में याद किया जाता है टीपू सुल्तान को, और लास्ट इंडियन रूलर जिन्होंने ब्रिटिशर्स को सीरियसली चैलेंज दिया। फाइनल एनालिसिस क्या होगा अब यहाँ पे? तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हमें यह दिखाता है कि डिप्लोमेटिक आइसोलेशन डेडली हो सकता है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज डिसाइसिव होते हैं। ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट पॉलिसी जो थी वो सक्सेसफुल रही। टीपू की ब्रेवरी लीजेंडरी बनी, लेकिन स्ट्रेटजी जो थी यहाँ पे कमजोर हो गई। तो ये वार बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की साउथ इंडिया में फाइनल विक्ट्री थी। इसके बाद कंपनी पूरे साउथ इंडिया पर डोमिनेट करने लगी और कोई भी लोकल पावर उनसे इस लेवल पे टक्कर नहीं ले पाया। टीपू सुल्तान की डेथ के साथ एक एरा खत्म हुआ, इंडिपेंडेंट इंडियन रूलर्स का एरा। अब ब्रिटिशर्स जो थे वो पूरे इंडिया पर राज करने की प्लानिंग करने लगे। ठीक है, तो सारे वार मैंने आपको बता दिए। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार फिर से रिवाइज कराता हूँ, 1767 टू 69 ट्रीटी ऑफ मद्रास के तहत खत्म हुआ। सेकंड 1780-84 ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के तहत खत्म हुआ। 1792-92 ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम से खत्म हुआ। 1799 पूरा मैसूर ही खत्म हो गया। क्लियर? अब देखो, अब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 1799 में। अब टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर का क्या हालत रहा? तो मैसूर आफ्टर टीपू सुल्तान फॉल। ठीक है, तो टीपू की शहादत के बाद का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखो 1799 में सेटलमेंट होता है अलायंसेस के बीच में। मराठास को क्या ऑफर था? वेलेजली ने मराठास को मैसूर के सुंडा और हारपोनेली डिस्ट्रिक्ट ऑफर किए। कौन थे? मराठास को क्या ऑफर किया गया? सुंडा और हारपोनेली। ठीक है, ये किसने ऑफर किया? तो वेलेजली ने। लेकिन मराठास ने इसको रिफ्यूज कर दिया, मराठास ने इसको डिक्लाइन कर दिया। अब इसका पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि मराठास को लगता होगा कि ये एरियाज मेंटेन करना मुश्किल होगा, या फिर उन्होंने अंग्रेजों की स्ट्रेटजी समझ ली थी। निजाम को क्या मिला? निजाम को गुट्टी और गुरम कोंडा डिस्ट्रिक्ट दिए गए। ठीक है, क्योंकि निजाम ब्रिटिशर्स का लॉयल एलाई था और उसने फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। अंग्रेजों ने क्या लिया? अंग्रेजों ने मेजर एरियाज लिए, ब्रिटिशर्स ने ये इंपॉर्टेंट एरियाज अपने कंट्रोल में ले लिया। वायनाड हो गया, कोयम्बटूर हो गया,
सेरिंगपट्टनम हो गया, ये सारे एरियाज को उसने अपने कंट्रोल में ले लिया। अब नए मैसूर स्टेट का फॉर्मेशन होता है। देखो, जो ओल्ड डायनेस्टी थी उसको फिर से रीस्टोर कर दिया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, ब्रिटिशर्स ने मैसूर की गद्दी पर वापस वोडेयार डायनेस्टी को बिठा दिया। कृष्णराज थर्ड, ये माइनर किंग थे, बार बार मैंने बोला कि माइनर किंग को बिठाया अंग्रेजों ने, तो उनका नाम था कृष्णराज थर्ड। कृष्णराज थर्ड को नया रूलर बनाया गया, जो उस टाइम बहुत छोटे थे। पपेट गवर्नमेंट बनाया गया। वो टेक्निकली रूलर तो थे, लेकिन असली पावर अंग्रेजों के हाथ में ही थी। सब्सिडियरी अलायंस इंपोज कर दिया गया। नए रूलर ने सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब था कि मैसूर अब कंप्लीटली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया। अब यहां से ब्रिटिश कंट्रोल होता है डायरेक्ट। 1831 का टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। गवर्नर जनरल था इस समय विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने 1831 से मैसूर पर डायरेक्ट कंट्रोल स्टार्ट कर दिया। रीजन क्या दिया इसने? रीजन दिया मिस गवर्नेंस का, यानी कि बुरी तरीके से राज चलाने का आरोप लगाया। उसने ये बताया, विलियम बेंटिक ने, कि मैसूर जो है ये अपना राज सही से नहीं कर पा रहा है, इसके राजा इनकैपेबल हैं, तो अब अंग्रेज डायरेक्ट रूल करेंगे। और रियलिटी क्या थी? ये तो एक बहाना था। ब्रिटिशर्स एक्चुअली मैसूर पर अपना कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। अब 1881 आता है, यहाँ पे किंगडम फिर से रीस्टोर होता है। यहाँ पे रिपन आपको मिलेगा। रिपन जो था वायसराय था, तो वायसराय रिपन ने मैसूर किंगडम वापस उसके रूलर को दे दिया। ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि अब वो इनडायरेक्टली भी कंट्रोल मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन अब भी ब्रिटिशर्स का यहाँ पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस था। क्लियर? तो अब देखो, यहाँ पे समरी ओवरऑल देता हूं कि टीपू के मार्टरडम के बाद, टीपू की शहादत के बाद मैसूर को पीसेज में डिवाइड कर दिया गया। ब्रिटिशर्स ने सबसे अच्छे एरियाज खुद रखे। वाडेयार को वापस लाया गया, लेकिन एज अ पपेट रूलर। ऑलमोस्ट 50 इयर्स ब्रिटिशर्स ने डायरेक्ट कंट्रोल में रखकर फाइनली उसे वापस कर दिया, मैसूर को वापस कर दिया इनके रूलर को। तो ये सब दिखाता है कि ब्रिटिशर्स की स्ट्रेटजी क्या थी। पहले डिवाइड करो, फिर कंट्रोल करो, और आखिर में सिंबॉलिक रूल देकर भी एक्चुअल पावर अपने पास रखो। तो मैसूर कभी भी वापस अपनी पुरानी ग्लोरी को हासिल नहीं कर पाया और ब्रिटिश राज का हिस्सा बनकर यह रह गया। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में सब्सिडियरी अलायंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।